हेलो एवरीवन। आज ये आपकी पब्लिक फाइनेंस की पहली क्लास है और इस क्लास में आज का जो टॉपिक होगा वो यह होगा कि आपको इस बात से अवगत कराया जाए कि लोक वित्त में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो हालांकि इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं जिस बात पे, वो बात यह है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, इन सब बातों पे ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, एक एक टॉपिक करके समझाऊंगा कि असल में पब्लिक फाइनेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरे पब्लिक फाइनेंस वाली यूनिट में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। साथ ही यह बात भी आप समझिए कि पहले का जब नेट एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन तो आते थे, लेकिन वो कुछ इस तरह से होते थे जैसे कि आपसे बजट के घाटों से क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब पूछता था अक्सर बजट के जो घाटे होते हैं। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जैसे कि सार्वजनिक वस्तु हो गई आपकी, ठीक है, पब्लिक गुड्स, एंड अगली क्या हो गई, प्राइवेट गुड्स। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। लेकिन अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ या इसके पहले भी 2 बार से एनटीए एक नया फार्मूला अपना रहा है। एनटीए क्या कर रहा है कि आपको परीक्षा में देता है एक पैसेज, ठीक है, और उस पैसेज से आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो इस बार के एग्ज़ाम में जो पैसेज है उसमें आपका एक पैसेज पब्लिक फाइनेंस का भी था। तो अगर आप देखें तो सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर जिनकी समझ इन टॉपिक से पहले से मतलब बनी हुई है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस का जो पूरा आपका पाठ्यक्रम है, अगर आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ है तो वो जो पैसेज आता है उसको बड़े ही आसानी से आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके आते हैं पब्लिक फाइनेंस के पूरे थ्योरी से। मान लीजिए 8 ही समझिए इसको, 10 पे मत जाइए। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो ओवरऑल आपका पब्लिक फाइनेंस आपको कम से कम 12 से 13 प्रश्न देगा। और यह बात न केवल पब्लिक फाइनेंस के साथ लागू होती है, बल्कि आपकी जो और भी यूनिट है वहाँ पे ये बात लागू होगी। तो हम लोग इस बार के कोर्स में जितनी यूनिट पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद जो भी यूनिट शुरू होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपका मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात पे बराबर ध्यान दिया जाएगा कि अगर आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई पैसेज वहाँ पे पूछ लेता है तो आपकी समझ इस तरीके से विकसित रहनी चाहिए कि उससे जो क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर ले जाएं। और इससे पहले माइक्रो से आपसे पैसेज पूछ चुका है, तो जिस तरीके का एनटीए का एग्ज़ाम पैटर्न है, हमको अपनी तैयारी भी ठीक उसी तरीके से लेके चलनी है। मैं नेट के लिए पिछले 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन इस दौरान मैंने काफ़ी एग्ज़ाम देखे। जब सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था वह दौर भी मैंने देखा, और जब से आपका एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है ये दौर भी देख रहा हूँ, और इन दोनों में काफ़ी अंतर है। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम कराने का तरीका था वो आसान था। एनटीए आपसे पहले की तुलना में थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। और अगर इस बार का पेपर देखें तो इस बार तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पॉलिसी बेस्ड एग्ज़ाम था, पॉलिसी बेस्ड। अब पॉलिसी बेस्ड का मतलब ये हुआ आपसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पे खूब अच्छा फोकस कराया था, पब्लिक फाइनेंस पे कराया था, इंडियन इकॉनमी तो चलिए जो भी था बेसिक अपना, तो जैसे मॉनेटरी को वेटेज दे देना, पब्लिक फाइनेंस को वेटेज दे देना, 10 क्वेश्चन आपसे पैसेज से पूछ लिया था। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि परीक्षा का पैटर्न बदला है, और ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदला है तो क्वेश्चन बहुत कठिन थे। मैं एक दिन पेपर को देख रहा था, और पेपर को देखते टाइम मैंने इस बात पर एनालिसिस किया, ये बात मुझे लगी कि अगर ध्यान दे के किया जाए तो 100 में से 80 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं, 80 क्वेश्चन किए जा सकते थे इस बार वाले भी एग्ज़ाम में।
हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा बाधा होती है। तो इकोनोमेट्रिक्स को अगर आप ऐसे पढ़ें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही केवल कर लें, तब भी अगर आपके इकोनोमेट्रिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 4-5 कर ले जाएंगे, मिनिमम 4 तो कर ही ले जाएंगे। बाकी आपका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक, स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स जो भी आप बोलते हैं, तो इनके क्वेश्चन तो भाई किए जा सकते हैं। बाकी जो आपका माइक्रो है, मैक्रो है, पब्लिक फाइनेंस है, ट्रेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इस तरीके की, और क्या कहते हैं आपका डेमोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट। अब जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इससे भी काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन असल में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप मैक्सिमम 25-30 पेज पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की 25-30 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो आसानी से आपका नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार तैयारी हो जाएगा। तो तैयारी का मतलब यही होता है कि जिस तरीके का आपका परीक्षा है उसी तरीके की आपकी जो है तैयारी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी, पीएचडी तो आपको नेट क्वालिफाई होने के बाद, जेआरएफ होने के बाद करनी है ना। यहाँ पे आपका जो फोकस है, फोकस आपका होना चाहिए कि कैसे आप इस परीक्षा को पास कर पाएँ। तो इसके लिए आपको रणनीति बनानी होती है, और वो रणनीति फिलहाल अगर आप मुझसे जुड़ गए हैं तो वो तो मैं बनाऊंगा। आपको क्या करना रहेगा, मुझे आप फॉलो करेंगे, ठीक है, मुझे फॉलो करना है आपको। साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो टॉपिक आपको करा दिया जाए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप उसे प्रीवियस ईयर से लेके आएँ या किसी बुक से लेके आएँ या किसी मॉडल पेपर वगैरह से लेके आएँ। तो कोर्स शुरू हो रहा है, उससे पहले मुझे लगा कि आप कुछ बेसिक बातें बताई जाएं, तो वो मैंने आपको बताया। अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि पब्लिक फाइनेंस में, पूरे के पूरे पब्लिक फाइनेंस के सिलेबस या कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका ये पहला लेक्चर होगा, पब्लिक फाइनेंस का पहला लेक्चर होगा, इसमें क्या होगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि भाई लोक वित्त है क्या, व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, हम लोग इसका अध्ययन क्यों करते हैं, ठीक है, इन सारी बातों को। उसके बाद जो आपका लेक्चर 2 होगा उसमें वस्तुओं के विभिन्न प्रकार बताए जाएंगे, इसे आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से आपसे नेट में अक्सर प्रश्न पूछता है। तो मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार इसमें पढ़ने हैं, और एक आपका हो जाएगा सार्वजनिक वस्तु, फिर हो जाएगा निजी वस्तु, मिश्रित वस्तु और मेरिट वस्तु, ठीक। तो इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद जब हम लोग लेक्चर 3 में चलेंगे तो लेक्चर 3 में हम लोग बजट को देखेंगे। अब उस बजट में क्या, बजट को 2 लेक्चर में करके करेंगे। तो एक में तो देखेंगे कि भाई बजट का पूरा निर्माण वाला सिस्टम क्या है, ठीक है, बजट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग बजट में क्या देखेंगे, उसमें हम लोग बजट में देखेंगे जो इसके प्रमुख घाटे होते हैं, और यहाँ से आपसे प्रश्न अक्सर पूछता है। ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक है कि बजट से आपसे प्रश्न पूछता ही पूछता है, घाटों से। उसके अलावा बजट के प्रकार, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो बजट जितने प्रकार के होते हैं वो, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक ऐड हो जाता है आपका बजट गुणक, ठीक, ये हो गया। उसके बाद लेक्चर 5 में हम लोग चलेंगे। लेक्चर 5 में हम लोग क्या देखेंगे, लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। अब सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत में मुख्य रूप से आपको जो है 3 सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें आपका पहला कौन सा हो जाएगा, पहला उसमें हो जाएगा आपका क्लार्क वाला, उसके बाद फिर आपका एक हो जाएगा वैगनर वाला, और आपका थर्ड हो जाएगा पीकॉक वाइजमैन का, पीकॉक वाइजमैन। तो ये 5 लेक्चर हो गए। और चलिए अब आगे दिखाते हैं, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट छठे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठे लेक्चर में आपका शुरुआत होगा थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, इट मीन्स करारोपण के सिद्धांत,
करारोपण सिद्धांत। अब करारोपण सिद्धांत में जितनी थ्योरी हैं आपकी, उन सारी थ्योरी को कराया जाएगा। जैसे कि उसमें लिंडॉल का मॉडल हो गया, भुगतान देय क्षमता सिद्धांत एक होता है, न्यूनतम समग्र त्याग सिद्धांत है, फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत जिसमें पीगू का आता है। ठीक है, अधिकतम सामाजिक में आपका पीगू का आता है और किसका आता है, डाल्टन का आता है। तो इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे करों का वर्गीकरण। करों का वर्गीकरण, अब कर कितने प्रकार से बांटे गए, क्या क्या है, वो सारी बातों को नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ये भी आपका टैक्सेशन का ही रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, इट मीन्स करारोपण के प्रभाव। करारोपण के प्रभाव इसको देख लेंगे। फिर इसी में और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे एक होता है आपका कर देय समता सिद्धांत या कर देय क्षमता सिद्धांत। इसी प्रकार से इसमें आप फिर देखेंगे कराघात, करापात, कर विवर्तन, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से लेक्चर 8 तक आपका टैक्सेशन वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। लेक्चर 9 में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 10 में जब चलेंगे तो लेक्चर 10 में हम लोग देखेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, अब राजकोषीय नीति को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही इसमें जो आपकी किन्स की थ्योरी आती है राजकोषीय नीति से संबंध में, उसको देखेंगे, जिसको आप समझते हैं ना, किन्स का क्षतिपूरक सिद्धांत। और इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे कार्यात्मक वित्त, जो प्रोफेसर AP लर्नर ने दिया हुआ था। क्या ऐड करेंगे, कार्यात्मक वित्त। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, टॉपिक या लेक्चर नंबर 11, वो आपका होगा सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। सार्वजनिक ऋण और इसका प्रबंधन, ठीक है, पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 12 होगा, ये आपका होगा घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। और फिर जो है लेक्चर नंबर 13 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पढ़ाया जाएगा, जिसे आप जानते हैं वित्त आयोग के नाम से। महत्वपूर्ण है। और इसी वित्त आयोग में फिर हम लोग क्या करेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन को ऐड कर लेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से आपको पूरी चीज़ें पब्लिक फाइनेंस में कराई जाएंगी। अब इनके अलावा जो कुछ अगर बाकी रह जाएगा, उसको लेक्चर नंबर 14 में सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो इसे हम लोग बोल देंगे अदर रिमेनिंग टॉपिक। अदर रिमेनिंग टॉपिक, ORT, ठीक है। तो इस तरह से आपका पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस बनाया गया है, जो कि आपको पढ़ना है नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इसमें ओवरऑल आपको 14 लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे और सारे लेक्चर की आपको नोट्स दी जाएगी। तरीका यही होना चाहिए कि आपको जो नोट्स दी जाए उसको आप पढ़ेंगे, आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आप ऐसा करते चलेंगे, प्रिंट कराने से बचिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स को प्रिंट कराने से बचिए। मेरे हिसाब से प्रिंट कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको कोर्स में जो है 120 लेक्चर प्रोवाइड करा जा रहे हैं, हर एक लेक्चर की स्लाइड अगर 20 पेज की है, तो ये आपका 2400-2500 पेज की नोट्स हो जाएगी। इसको प्रिंट कराएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, साथ ही साथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि देख के आपको डर लगने लगेगा और आप इसको पढ़ेंगे नहीं। तो प्रिंट के चक्कर में न पढ़ करके आप खुद अपनी नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ें। थोड़ा सा आपको मेहनत तो लगेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी नोट्स बना लेंगे तो वो सबसे बेहतर रहेगा और लाइफ टाइम आपको वो काम में आएगा। तो ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे पब्लिक फाइनेंस वाले सेक्शन का कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक में, और आज का टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्या अर्थ होता है लोक वित्त का, ठीक, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। एक दो अर्थशास्त्रियों के परिभाषा से समझा दूंगा और इतने में आप, वैसे ये सब चीज़ें तो आप लोग खुद समझते होंगे कि मीनिंग इसका क्या होता है, फिर भी समझिए थोड़ा सा कि जो लोकवित्त होता है इसका संबंध लोक सत्ताओं, अब लोक सत्ताओं मतलब ऐसे समझिए सीधे सीधे गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है। तो सरकार की जो आय है, साथ में सरकार का जो व्यय है,
इन दोनों में जो एक परस्पर समायोजन किया जाता है, परस्पर समायोजन, यही है आपका पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन। ये किसने बताया था? ये बताया था प्रोफेसर डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बोला कि जो लोक सत्ताएं, लोक सत्ताओं का तात्पर्य होता है सरकार से, तो सरकार की आय और व्यय और इन दोनों का परस्पर समायोजन ही लोक वित्त कहलाता है, या इसी का लोक वित्त से संबंध है। अगर आप अपने दिमाग से सोचें तो जो बजट होता है, बजट में बेसिकली होता क्या है? बजट में सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो बजट आपका जाकर के संबंधित किससे हो जाता है? लोक वित्त से। तो प्रोफेसर डाल्टन ने बहुत ही आसान परिभाषा दे दिया था। इसी प्रकार से फिंडले सिराज ने भी एक डेफिनेशन दिया कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा साधनों की प्राप्ति और व्यय से संबंधित सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है वही राजस्व कहलाता है। राजस्व का मतलब इनका जो था वो मुख्य रूप से लोकवित्त ही था। ठीक है, लोकवित्त। तो ये है पब्लिक फाइनेंस। अपने अगर तरीके से आप सोचेंगे तो पब्लिक फाइनेंस में अब क्या क्या पढ़ना होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा पब्लिक फाइनेंस में। तो उन सारे टॉपिक को अगर आप अपने माइंड में लेके आएंगे तो आप समझ चुके होंगे कि भाई इसमें आपको बजट भी पढ़ना होता है, इसमें आपको कर प्रणाली भी पढ़नी होती है, ठीक है, इसमें आपको सार्वजनिक व्यय भी पढ़ना होता है। हालांकि सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सब तो आपका बजट में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसे समझिए कि जो पूरा लेखा जोखा है वो असल में संबंधित है बजट से, क्योंकि बजट में ही टैक्स वाला सिस्टम आप पढ़ लेंगे। जो सरकार की आय होगी, करों से आय होगी, कुछ टैक्स से होती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इसी प्रकार से घाटे वगैरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो आपका संबंधित है बजट से। तो असल में अगर देखेंगे तो पब्लिक फाइनेंस का सीधा मतलब होता है बजट। अब बजट को बहुत ही डिटेल में अगर आपने पढ़ लिया, इट मीन्स आपने पब्लिक फाइनेंस को पढ़ लिया। क्योंकि पूरे बजट में जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे बस उसी को आप जो है ब्रॉड बनाते जाएंगे, उसी को विस्तृत करते जाएंगे, और यही विस्तृत अध्ययन आपका पूरा पब्लिक फाइनेंस बन जाता है। टैक्स हो गया आपका, पब्लिक रेवेन्यू हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, सारी चीज़ें जो है इसी से रिलेटेड हैं। राजकोषीय नीति भी इसी से संबंधित हो जाएगी आपकी, टैक्सेशन सिस्टम पूरा। अब उसमें कुछ थ्योरी भी आ गई हैं, तो थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोक वित्त का अर्थ क्या है। लोक वित्त का अर्थ है कि सरकार की आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा, इस लेखा जोखा का समायोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोक वित्त के महत्व और क्षेत्र का अध्ययन जो है वो 3 शीर्षकों के अंतर्गत होता है। पहला है इसमें राज्य के कार्य, दूसरा आर्थिक जीवन पर राजकोषीय क्रियाओं का प्रभाव, और तीसरा लोक वित्त की विशेष सामग्री। राज्य के कार्य से मतलब होता है सरकार के कार्य, सरकार के कार्य। अब सरकार के कार्य पे आएंगे तो वो भी मुख्य रूप से संबंधित हो जाएगा इसमें सरकार के आर्थिक कार्य। सभी कार्यों को इसमें नहीं देखते हैं हम लोग, आर्थिक कार्यों की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आर्थिक जीवन पे राजकोषीय क्रियाओं का प्रभाव, इसका भी अध्ययन या महत्व है इसी के अंतर्गत। और लोक वित्त की विशेष सामग्री, जितनी चीज़ें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ इसी से संबंधित है, और सभी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण हैं। एक देश के लिए, एक सरकार के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाँ, अब लोक वित्त और निजी वित्त, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। क्योंकि अगर आप जो है थोड़ा सा सोचें अगर, तो देखिए अगर हम लोग बात करें बजट की, तो एक बजट तो आपका सरकार बनाती है ना, सरकार भी बजट बनाती है जो कि सभी के लिए होता है। और एक बजट जो है एक व्यक्ति भी बनाता है, एक व्यक्ति जिसकी मासिक आमदनी मान लीजिए 15,000 रुपये है। तो इस 15,000 को वो व्यक्ति इस तरीके से जो है डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट या समायोजित करेगा
कि उसकी सारी क्रियाएं, उसकी सारी आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, उसको ज़्यादा घाटा ना हो या उसको ऋण ना लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी एक बजट अपना बनाता है और सरकार तो बना ही रही है। तो ये भी अंतर समझना है कि लोक वित्त और निजी वित्त, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए इसको भी अभी समझ लेते हैं। अब अगर इन दोनों की तुलना करें तो एक बात देखने को मिलती है कि इसमें कुछ समानताएं भी हैं और बहुत सारी असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग समानताएं देख लेते हैं, सिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं। पहली इसमें होती है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि। अब चाहे एक व्यक्ति हो या राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार, दोनों का उद्देश्य क्या होता है, दोनों का उद्देश्य होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि वो मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। तो जो निजी वित्त होता है, निजी वित्त, इसका संबंध होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से। और जो लोक वित्त होगा, इसका संबंध होगा सामाजिक या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से। तो निजी वित्त एक व्यक्ति के संतुष्टि से संबंधित होगा और जो लोक वित्त या सामाजिक वित्त है वो एक समूह के संतुष्टि से संबंधित होता है। हालांकि उद्देश्य दोनों का क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, संतुलित बजट। तो व्यक्ति और राज्य दोनों ही धन प्राप्त करते हैं और खर्च भी करते हैं, और दोनों का यह प्रयास होता है कि आय और व्यय संतुलित रहे। हालांकि एक सरकार के लिए संतुलित बजट जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। किसके लिए, एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित बजट जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर अब हम लोग जो है असल में इस समय देख रहे हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में, तो इस टॉपिक पे अगर बात करें तो दोनों का उद्देश्य क्या होता है कि आय और व्यय संतुलित रहें। दोनों इस बात पे प्रयास करते हैं कि खर्च के द्वारा अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त रहे और किसी भी तरीके का असंतुलन भी ना उत्पन्न हो। वहीं थर्ड सिमिलरिटी क्या है, ऋण। अब चाहे वो लोक वित्त हो या निजी वित्त हो, दोनों को अगर मान लीजिए जितना उनका खर्च है उतना आमदनी नहीं है तो ऋण तो लेना ही पड़ता है। ठीक है। और ऋण लेंगे तो उसकी भाई क्या कहते हैं, उसका भुगतान भी करेंगे, मतलब उस पर आपको ब्याज भुगतान भी करना होता है। आप देखेंगे जब बजट आता है ना भारत सरकार के, आप बजट को देखेंगे तो अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि जो ब्याज अदायगी होती है, ब्याज अदायगी ये काफ़ी ज़्यादा होती है, एक बड़ा अमाउंट होता है। क्यों, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा अमाउंट कर्ज ले रखा है। ठीक है। तो ऋण भाई दोनों के लिए समान ही होता है। उसके बाद आर्थिक विकल्प। अब इसमें लोक वित्त निजी वित्त दोनों ही न्यूनतम साधनों से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः जो है यहाँ पे आर्थिक विकल्प होते हैं, चुनाव की समस्याओं का सामना, ये सब बातें हैं। ये सिमिलरिटीज हो गई। असमानताएं क्या हैं, व्यय का निर्धारण। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, सरकार जो होती है, वो सबसे पहले खर्च की मात्रा का निर्धारण करेगी कि कौन कौन से मदों पे उसे खर्च करना है, और उसके पश्चात क्या करेगी कि उस खर्च को किस आय से कैसे जो है मैनेज करना है उसके लिए साधनों की खोज करती है। लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति इस बात पे विचार करेगा कि उसकी आय क्या है और उसके बाद वो व्यय पे। उदाहरण के लिए जैसे सरकार है ना, पहले वो अपने एक्सपेंडिचर को देखेगी कितना एक्सपेंडिचर है, उसके बाद रेवेन्यू पे आएगी। अगर मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कहीं थोड़ा बहुत अपना टैक्स वगैरह बढ़ा देगी, नहीं जो है विनिवेश कर देगी, है ना, विनिवेश से भी आय प्राप्त कर लेगी। या एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है सार्वजनिक उपक्रम जो आपके होते हैं ना, सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी वगैरह बेच करके। तो बहुत सारे तरीके हैं सरकार को आय प्राप्त करने के। और व्यक्ति का क्या है कि व्यक्ति जो है
उसकी आय तो फिक्स्ड है भाई, अब इसी फिक्स आय में ही उसको सारा खेला करना है। ठीक, तो उसके बाद क्या करता है कि अपने आय के अकॉर्डिंग ही वो जो है देखेगा और समझेगा कि भाई जितनी आमदनी हो रही है उसी के हिसाब से खर्च किया जाए। तो ये असमानता है इन दोनों में। किन दोनों में? एक आपका जो है पब्लिक अथॉरिटी जो है यानी सरकार जो हो गई, और एक व्यक्ति जो हो गया, इन दोनों में व्यय के निर्धारण में ये असमानता होती है। उसके बाद अनिवार्यता का लक्षण वगैरह हो गया। फिर इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मेन जो इसका थीम था, उम्मीद है कि वो आप समझ चुके होंगे। अगर एक पूरा समरी देखें तो लोक वित्त जो है वो सामूहिक या विशेष रूप से सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है, और इसमें हम लोग आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र में उठती हैं, जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साधनों का विभाजन किस प्रकार से हो। ये सारी बातें हैं, यही है आपका पब्लिक फाइनेंस का पूरा अध्ययन। ठीक, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि वो आपके माइंड में अब डेवलप हो चुका होगा कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होता है, क्या है लोक वित्त, क्यों इसका अध्ययन आवश्यक होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों हम लोग लोक वित्त को पढ़ते हैं, तो सीधा सा इसका उत्तर है कि सरकार जो है, सरकार देश को चलाने के लिए जो बजट बनाती है, वो बजट सीधा सीधा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से किससे संबंधित होता है? व्यक्ति से। व्यक्ति मतलब क्या है? इस देश की जनता से। भाई टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, टैक्स लगाएगी किसके ऊपर लगाएगी? जनता के ऊपर लगाएगी। किसी भी प्रकार की आपको सब्सिडी देगी किसको देगी? जनता को देगी। जितनी पॉलिसीज बनेंगी किसके लिए बनेंगी? जनता के लिए बनेंगे। अब ये अलग बात है कि उसमें आपका एक नया चीज ऐड हो जाता है, करप्शन, भ्रष्टाचार। यानी कि आपको डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार ने 1 रुपये दिया, ठीक है, एक टाइम था जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 1 रुपये जो चलता है वो जनता तक पहुँचते पहुँचे मात्र 15 पैसे बचता है। तो असल में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जिसमें नियम लागू होता है। सरकार जो पैसा देती है वो जनता तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है। हालांकि अब लगातार देखिए, इंटरनेट के आने से, चीज़ों के डिजिटल होने से काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी करप्शन है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये पूरा सिस्टम है, बजट स्ट्रक्चर जो पूरा है, इसमें जितनी चीज़ें हैं, टैक्स है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या जनता से ही संबंधित होती हैं। तो भाई अब हमसे संबंधित हैं तो हमको इसका अध्ययन तो करना ही चाहिए। तो यही इस बात का उत्तर है कि क्यों हम लोगों को पब्लिक फाइनेंस पढ़ना चाहिए। और क्या है पब्लिक फाइनेंस, ये तो बता ही दिया, स्टार्टिंग में बता दिया। तो इस तरीके से ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं पूछता, क्योंकि ये आपका क्या था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पब्लिक फाइनेंस के बारे में। एक जो है आसान सा आपको समझ विकसित करना होता है इस टॉपिक के बारे में अपने। अब जो इसका आपका लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2 में क्या होगा, आपको 4 प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। एक आपका उसमें हो जाएगा पब्लिक गुड्स, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट गुड्स। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, मेरिट गुड्स। और एक आपका भी हो जाता है मिक्स्ड गुड्स, ठीक है। तो ये चारों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ भी चुका है और पूछने की उम्मीद भी है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इस लेक्चर में पब्लिक फाइनेंस क्या है, क्यों आपको इसको पढ़ना चाहिए या क्यों इसका अध्ययन करते हैं आप, और इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, इन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जब लेक्चर 2 होगा, जहाँ से आपका प्योर सिलेबस शुरू होता है,
तो वहाँ से आपको चीज़ें समझना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पूरा चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पूरा सिस्टम से मैंने बता दिया। तो ये लेक्चर यहाँ पे अब कंप्लीट होता है, मिलते हैं हम लोग आगे के लेक्चर में। और आप लोग अपना नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपको हमेशा काम में आएगी। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है।